हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग ने पढ़ा और देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी आजकल की जिंदगी में। तो ये कोर्स में बेसिकली हम लोग कोडिंग के बेसिक्स, कोडिंग के फंडामेंटल को अच्छे से डिस्कस करने वाले, अच्छे से समझने वाले। तो इस लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोडिंग के बारे में सीखेंगे। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, पहला टॉपिक है। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होती है। वेरिएबल्स आर बॉक्स वेयर यू स्टोर सम ऑब्जेक्ट और वैल्यू। देखो, इधर मान लीजिए कि आप लोग के पास एक नाश्ते का डिब्बा है। ठीक है, ये नाश्ते के डिब्बे को आप लोग ने मान लीजिए नाम दे दिया ए। तो अब ये जो नाश्ते का डिब्बा है ना, ये नाश्ते का डिब्बा दोस्तों, यही हमारा एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं और उसका हम लोग नाम देते हैं। जैसे इधर हम लोग ने इसका नाम दिया है ए। तो वेरिएबल का काम क्या होता है? जो कि एक डिब्बा का डिब्बा का काम के अंदर किसी भी चीज को स्टोर करना चाहिए और किसी भी चीज को उसके अंदर समा लेना, मतलब उसके अंदर रख लेना। तो सेम इधर वेरिएबल का भी काम होता है। ये वेरिएबल क्या करेगा, कोई भी एक कलर, हाँ, कोई भी एक जो है वो वैल्यू उसके अंदर रख लेंगे। मैं समझा देता हूँ दोस्तों, एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इधर एक वेरिएबल, एक डिब्बा है, जिसके अंदर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट या तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक वैल्यू स्टोर किया है। तो इधर वेरिएबल क्या हुआ और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इधर वेरिएबल, ये जो है ये डिब्बा, ये हमारा हो गया एक वेरिएबल, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है इधर एक। तो ये एक डिब्बा जो है ना दोस्तों, एक डिब्बा एक वेरिएबल होता है, जिसके और वो डिब्बे के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट, एक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अ, वो वेरिएबल के अंदर हम लोग जो भी चीज स्टोर करेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा आप लोग बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, वैल्यू, या फिर आप लोग बोल सकते हो कुछ तक डेटा है। प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग एक प्रोग्रामिंग के लिए एक परफेक्ट वर्ड होगा डेटा। मतलब एक डिब्बा है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, एक पैरेलली आप लोग कंपेयर करें, एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक डेटा स्टोर है, और एक वेरिएबल के अंदर एक ही डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। चलिए, अभी जस्ट हम लोग ने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और वैल्यू विच स्टोर इन द वेरिएबल। मतलब इधर हम लोग ने देखा कि हम लोग एक कंटेनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर एक डेटा स्टोर करते हैं। तो वो डेटा, अगर ये जो डेटा है, वो डेटा कौन से टाइप का होगा, कलर चेंज करके करते हैं। तो ये जो डेटा है, ये डेटा कौन से टाइप का होगा, मतलब एक नाश्ते की डिब्बी के अंदर आप लोगों ने एक कोई भी खाने की चीज डाली है, और वो खाने की चीज क्या होगी, वो एक नमकीन का पैकेट होगा, वो एक वड़ा पाव होगा, वो एक मिठाई होगा, वो एक समोसा होगा, वो कचौरी होगा, वो क्या होगा? तो वो आप लोग को इतना पता है कि एक एक वेरिएबल के अंदर एक डेटा आप लोग ने डाला है, कि आप लोग ने एक नाश्ते के डिब्बे के अंदर आप लोग ने एक खाने की चीज डाली है, बट वो खाने की चीज कौन से टाइप की है? वो वड़ा पाव है, समोसा है, वो क्या है, क्या वो? तो वैसे ही एक वेरिएबल के अंदर आप लोग ने एक वैल्यू डाला, एक डेटा डाला, बट वो डेटा का टाइप क्या है, वो कौन से टाइप का डेटा है, उसको हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग में बोलते हैं डेटा टाइप। तो इसके टाइप को हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप। तो अब हम लोग ने अभी तक सीखा कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है। वेरिएबल होता है एक बॉक्स, एक कंटेनर, जिसके अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर करते हैं।
और डेटा टाइप होता है कि वो वैल्यू का टाइप क्या होता है। तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं कि अ, वो जो टाइप होगा मतलब जो डेटा टाइप होगा वो कौन कौन से टाइप के होंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग के पास 4 से 5 टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं। जैसे हम लोग ने अभी जस्ट उधर डिस्कस किया था, वड़ा पाव, समोसा, बाद में कचौरी, नमकीन, मिठाई, वैसे ही इधर अभी कौन कौन सा टाइप होगा चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं इरेज दोस्तों। एक मिनट। डेटा टाइप्स। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, इसको थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहला टाइप होता है हमारा इंटीजर। दूसरा होता है हमारा फ्लोट या तो डबल। तीसरा होता है हमारा बूलियन। और इसको बाद में लेते हैं, सबसे पहले होता है कैरेक्टर। बाद में होता है हमारा स्ट्रिंग। और बाद में होता है हमारा बूलियन। तो अब चलिए दोस्तों बारी बारी से समझते हैं ये सारे डेटा टाइप्स में। तो अगर हम लोग बात करें हमारा इंट डेटा टाइप के बारे में, तो इंट डेटा टाइप के अंदर है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंट डेटा टाइप के अंदर हम लोग के पास कौन कौन से वैल्यू स्टोर होते हैं। 4, 5, 6, 7। थोड़ा एक्सट्रा, हाँ। बाद में -1, -2, -3, कॉमा, -4, -5, -6, 0, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंटीजर के अंदर हम लोग के पास ऐसे टाइप के वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 0। मतलब हम लोग ये जो भी नंबर स्केल होता है ना, उसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल, वो होते हैं हमारे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर। तो अब चलिए करते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से जो है हमारे वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो होता है हमारा 1.0, 1.1, 1.2, बाद में -3.4, -6.8, 7.5, वगैरह वगैरह। मतलब जो भी हमारे डेसिमल टाइप के हो गए ना, मतलब जिधर भी डेसिमल लगी है वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप में आ जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों इधर, हाँ, इधर देखिए, इधर हम लोग ने देखा था कि जो वन होता है, वन इधर इंक्लूड कर दिया था। वन होता है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आता है, बट 1.0 हमारा फ्लोट के अंदर आ जाता है। मतलब इधर क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद क्या है, जीरो हो या कोई भी नंबर हो, डेसिमल आ गया मतलब वो फ्लोट का डेटा टाइप हो जाएगा। मतलब उसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा, डेसिमल के बिना इंटीजर विथ डेसिमल फ्लोट। अब चलो देखते हैं कि कैरेक्टर में कौन से टाइप में आते हैं। कैरेक्टर के अगर हम लोग एग्जांपल लें, इधर ना हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं हमेशा। ए हो गया, वन हो गया, स्टैंड, बाद में फोर हो गया, बी हो गया, जेड हो गया। तो देखिए अभी जस्ट देखा कि ओनली वन इंटीजर में आता है, 1.0 फ्लोट में आता है, और इधर मैं बोल रहा हूँ कि वन कैरेक्टर में आता है। तो इधर झोल क्या है, देखिए इधर वन सिंपल है विदाउट इन्वर्टेड कॉमा विदाउट डेसिमल, तो वो आएगा इंटीजर में। इधर क्या है, वन है विथ डेसिमल, तो वो आएगा फ्लोट में।
ईयर क्या है, वन विथ इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा, तो वो आएगा हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर। मतलब जहाँ पे भी आप लोग का सिंगल कोटेशन आ गया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आ गया, वो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप में आएगा। बाद में वो चाहे आपका वन हो, या -1 हो, या बाद में 1.0 हो, या बाद में -1.0 हो। मतलब आप लोग बात को समझे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया, मतलब वो कैरेक्टर का 100% श्योर वो कैरेक्टर हो जाएगा। बाद में डेसिमल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या होता है ना दोस्तों, स्ट्रिंग आप लोग ऐसा समझ, ऐसा है ऐसा होता है कि जो स्ट्रिंग होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके बनता है। मतलब string is a bunch of multiple characters. String is a bunch of multiple characters. इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग के अंदर में हम लोग के पास आ जाता है इधर। देखिए हम लोग ने कैरेक्टर के अंदर क्या लिखा था, ए बी जेड। स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, ए बी जेड एक साथ, बट वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। मतलब कैरेक्टर के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए, और वो एक ही होना चाहिए। मतलब कैरेक्टर में आप लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओनली वन, सिर्फ एक ही डेटा डाल सकते हो। बट स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार डाल दिया तो उसके अंदर आप लोग अनलिमिटेड, मतलब जितने भी कैरेक्टर डालना है उतना डाल सकते हो, तो वो बन जाएगा आपका स्ट्रिंग। इधर आप लोग अगर लिखे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 0, तो ये भी हमारा तो ये भी जो है हम लोग का स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, विदाउट डेसिमल। फ्लोट क्या होता है, विथ डेसिमल। कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, कैरेक्टर हो गया। फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर क्या वैल्यू है, भाड़ में जाए। एक इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मतलब एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मतलब वो हम लोग का कैरेक्टर बन गया। डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मतलब उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर क्या वैल्यू है, हमें उससे क्या, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया बस बात खत्म, वो हो जाएगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो अब चलिए समझते हैं हमारा आखिरी डेटा टाइप के बारे में, जो कि हमारा बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप के अंदर ना दो वैल्यू आते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इसका काम क्या होता है, बूलियन मान लीजिए कि आप लोग ने प्रोग्राम लिखा है कि अ, आप लोग ने अपना नाम लिखा, नीचे आपका एज लिखा कि मैं हूँ 15 साल का, मैं हूँ 18 साल का, मैं हूँ 20 साल का, 25 साल का। बाद में आप लोग खुद ही नीचे चेक कर रहे हो कि क्या मेरी उम्र मैंने जो लिखा वो ही है। मतलब अगर आप लोग ने लिखा माई एज इज इक्वल टू 18, बाद में उसके नीचे आप लोग लिख रहे हो कि मतलब कंपेयर कर रहे हो कि क्या मैंने जो लिखा और मैं जो वापस से दूसरी पर लिखूँ, मतलब क्या होता है, बेसिकली अभी बूलियन में इतना डीप में मत जाओ, सिर्फ इतना समझो कि बूलियन जो होता है, बूलियन हमारे हमारे जो भी आउटपुट होगा वो हमारे आउटपुट में ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब वो हमारे कंडीशन, मतलब हम लोग जो भी कंडीशन दे रहे वो कंडीशन को ये बूलियन चेक करेगा, और उसके हिसाब से वो जो आउटपुट में है वो सही या तो गलत, ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स। तो एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा क्या। सबसे पहले तो हम लोग ने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, और डेटा टाइप, सॉरी वेरिएबल क्या होता है, और वैल्यूज क्या होते हैं। बाद में हम लोग ने सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और फाइनली उसके टाइप्स, मतलब कौन कौन से कितने प्रकार के कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम लोग ने देखा। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो अगर मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से बताऊं सबसे पहले, तो सी प्लस प्लस के अंदर 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला यूनरी, बाद में अरिथमेटिक, बाद में रिलेशनल जिसको आप लोग कंपेरिजन भी बोल सकते हो, बाद में लॉजिकल,
बाद में बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी। तो चलिए अब बारी बारी से हर एक का वर्किंग समझते हैं। तो यूनियरी ऑपरेटर का यूज क्या होता है, हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे हम लोग का काम करेंगे, पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यूनियरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग अरिथमेटिक की बात करें तो उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस जो होते हैं, ये पांच उसके इसके अंदर भी सब कैटेगरी है, मतलब अरिथमेटिक के अंदर भी और पांच टाइप के ऑपरेटर आते हैं। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है, तो देखिए मैं इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज द आप लोग बोल सकते हो मैथमेटिकल symbol. Operator is the mathematical symbol which performs the operation on operand. मतलब ऑपरेटर काम करता है और ऑपरेंड वो है जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है। मतलब ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है, बट वो किसके ऊपर वर्क करता है, ऑपरेंड के ऊपर। तो इसके अंदर जो ऑपरेटर है वो है प्लस और इक्वल टू, और बाकी जो बचे सी, ए और बी, ये सब क्या है, ये है हमारे ऑपरेंड। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेटर मतलब जो काम करता है, और ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर काम होता है। तो इधर होता है तो अरिथमेटिक के अंदर सबसे पहले होता है एडिशन। तो इधर मैंने देखिए एडिशन का एग्जांपल लिखा है। तो अगर मैं इधर ए और बी का वैल्यू अज्यूम करूँ कि ए का वैल्यू है 7 और बी का वैल्यू है 5, तो सी के अंदर जाके क्या स्टोर होगा, 12। तो ये था हमारा अरिथमेटिक का पहला जो कि एडिशन। बाद में अगर हम लोग इधर हम्म, हम्म, अगर हम लोग इधर लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और बाद में ये वाला परफॉर्म करते हैं, मतलब ए के अंदर 7 और बी के अंदर 5, वैल्यू सेम है। तो सी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होता, सी के अंदर वैल्यू आता 2। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। बाद में अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो अगर हम लोग इधर ए माइनस बी के जगह पे ए इंटू बी करें और इसको इरेज करें, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 7 into 5, जो कि होगा 35। तो ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। बाद में अगर हम लोग बात करें डिवीजन के बारे में, तो अब ये ध्यान से देखिएगा डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन में हमारा मतलब हम लोग जब भी डिवीजन करते हैं तब उसका क्वोशंट और रिमाइंडर दो हिस्सा आता है, दो पार्ट आता है, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। तो उसका जो क्वोशंट होता है वो डिवीजन मतलब वो डिवीजन में जाके स्टोर होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो मॉड्यूलस में। मतलब डिवीजन में क्वोशंट आता है और मॉड्यूलस में रिमाइंडर आता है। तो अगर हम लोग इधर करें 7/5, तो 5 1 जा 5, और रिमाइंडर क्या आएगा 2, और क्वोशंट क्या है 1। तो मतलब कहना क्या मतलब क्या है, अगर हम लोग 7/5 करें तो डिवीजन के अंदर क्या आंसर आएगा 1, और मॉड्यूलस के अंदर क्या आंसर आएगा 2। इसको रफ करते हैं। हम्म, तो अरिथमेटिक के अंदर हम लोग ने पांच टाइप्स के ऑपरेटर्स देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में दोनों का ऐड आता है, सब्ट्रैक्शन में दोनों का सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, डिवीजन में जो हम लोग जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसका उसका क्वोशंट स्टोर होता है, और मॉड्यूलस में उसका रिमाइंडर स्टोर होता है। तो अभी तक ये हम लोग ने देखा था अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो चलिए अब बारी है देखने का हमारा यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इधर क्या था देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इधर एक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, जो कि दो ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा है, ए और बी। मतलब एक ऑपरेटर
दो ऑपरेंड के ऊपर जो है वो अपना वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। बट यूनरी में क्या होगा, यूनरी में एक ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम परफॉर्म करेगा। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको रफ करते हैं। सी माइनस माइनस, अगर इधर ऊपर में लिख दूं कि सी इज इक्वल टू 5, तो इधर देखिए क्या होगा। मैंने पहले क्या किया, सी को 5 वैल्यू असाइन किया, मतलब सी के अंदर अभी 5 वैल्यू स्टोर है। बाद में जब अगर मैं करूँगा सी माइनस माइनस, तो क्या होगा, सी का वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक से घट जाएगा। मतलब सी इक्वल टू 5 से अब सी का वैल्यू होगा सी इक्वल टू 4। इसके बाद जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे, तब सी का जो वैल्यू होगा वो 4 प्रिंट होके आएगा। तो ये है यूनरी ऑपरेटर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर के अंदर ना और दो टाइप होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर और भी दो टाइप होते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ। इसको पहले पूरा रफ कर देते हैं। हम्म, सबसे पहले होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट के अंदर और दो टाइप होते हैं, और डिक्रीमेंट के अंदर भी और दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? इंक्रीमेंट के अंदर होते हैं प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट के अंदर भी सेम होता है, प्री इंक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये क्या है देखिए, यूनरी इधर एकदम हेडिंग में आएगा ऊपर। यूनरी यूनरी के अंदर दो टाइप होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट के अंदर और दो टाइप, और डिक्रीमेंट के अंदर और दो टाइप। तो अगर मैं इधर चारों का मतलब प्री प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट का एग्जांपल लिखूं, तो देखिए प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल क्या होगा, सी इक्वल टू ए माइनस माइनस ए। पोस्ट इंक्रीमेंट का आंसर या उसका एग्जांपल क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस, सॉरी इधर प्लस आएगा, प्री डिक्रीमेंट का एग्जांपल होगा सी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए। और पोस्ट डिक्रीमेंट का होगा सी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस। तो अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर मैंने पहले ए का वैल्यू जो है वो रखा है 7, ठीक है। बाद में अगर मैं करूँ सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, सी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 8। ए का वैल्यू अब हो जाएगा हमारा 8। तो सी के अंदर सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। एक होगा ए का, दूसरा होगा हमारा सी का।
तो सबसे पहले ए के अंदर वैल्यू है हमारा 7 है। तो जब भी हम लोग सी इज इक्वल प्लस प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू 7 से कैंसिल होके हो जाएगा 8, और सी का वैल्यू भी क्या साइन होगा 8। मतलब जो भी नया वैल्यू ए का अपडेट हुआ है, ए का अभी नया वैल्यू अपडेट किया हुआ है 7 से होके हुआ 8, तो अभी वही नया वैल्यू जो 8 है वो सी को असाइन होगा। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट के अंदर। अब चलिए देखते हैं कि प्री डिक्रीमेंट के अंदर क्या होता है। तो अगर ए के अंदर सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, तो अंदर अगर ए का वैल्यू है 7, तो सबसे पहले क्या होगा, अब जो भी ए का अभी करंट वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू है, वो सी को असाइन हो जाएगा, मतलब सी का वैल्यू हो जाएगा 7 बाद में। क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब इंक्रीमेंट होता सॉरी पहले असाइन होता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले इसका जो वैल्यू है वो सी को असाइन हो गया। अब इसका दूसरा काम परफॉर्म होगा, जो कि होगा ए को इंक्रीमेंट करेगा। तो अब ये ए का वैल्यू 7 से होके हो जाएगा 8। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। सेम विथ डिक्रीमेंट, मतलब प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अगर हम लोग रखे ए का वैल्यू 7, प्री डिक्रीमेंट से क्या होगा, ए का वैल्यू जो है 7 से चेंज होके हो जाएगा 6, और वही अपडेटेड वैल्यू सी को असाइन होगा प्री डिक्रीमेंट के अंदर। पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर क्या होगा, जो भी जो भी ए का एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो ऑटोमेटिक वो एज इट इज सी को असाइन हो जाएगा। मतलब इधर सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 7, बाद में ए का वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 6। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसके अंदर और दो टाइप होते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इधर इक्वल टू वाला सब में से हटा दूं, ठीक है, सब में से, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हम्म, हम लोग अगर पोस्ट में से इक्वल टू हटा दे, प्री में से भी इक्वल टू हटा दे, बाद में अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, और अगर हम लोग ने अभी ए के अंदर जो है वो वैल्यू डाला 7, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बाद में अगर प्री इंक्रीमेंट किया तो क्या होगा 8। पोस्ट इंक्रीमेंट करते, अभी हम लोग ने ये किया था, बट अगर हम लोग ये ना करके ये करते फिर भी ए का वैल्यू 7 से क्या चेंज होके हो जाएगा था 8। बात है अगर प्री डिक्रीमेंट करे तो क्या हो जाता, 7 से चेंज होके होगा था 6, और पोस्ट डिक्रीमेंट करे, और अगर ये पोस्ट वाला करे तो भी ए का जो वैल्यू है वो 6 हो जाता। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर। तो चलिए अब हमारे अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज बेसिकली हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर करते हैं, इफ एल्स के मतलब इफ एल्स के अंदर। तो डिटेल में तो हम लोग उसके अंदर जाएंगे, बट मैं अगर आप लोग को अभी बताऊं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर और कितने टाइप से होते हैं, 3 और 3 6। कौन से सबसे पहले होता है इक्वल टू, दूसरा होता है नॉट इक्वल टू, बाद में लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं, इधर देखिए, मैंने इधर सी के अंदर एक वैल्यू डाला है 7, डी के अंदर भी अगर मैंने वैल्यू डाला 7, बाद में अगर मैं इसे चेक करूं, सी इक्वल टू दो बार इक्वल टू डी, तो मतलब, और इसको हम लोग डालेंगे हमारा कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर।
वो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि ये इफ वाला अभी में हम लोग यूज नहीं करते कि सी इक्वल टू डी, मतलब क्या सी का वैल्यू, मतलब सी का वैल्यू क्या है 7 और डी का वैल्यू क्या है 7, मतलब क्या सी का वैल्यू और डी का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है। तो इधर देखिए दोनों का वैल्यू सेम है मतलब 7। तो ये हम लोग को रिटर्न करके देगा ट्रू। तो इसका मतलब शॉर्ट में क्या होता है कि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, दो मतलब दो बार इक्वल टू वाला वो कंपेयर करता है कि क्या दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। और अगर हम लोग c इज इक्वल टू डी लिखते हैं, तो देखिए c इक्वल टू डी, तो क्या होता, तो इधर d का वैल्यू जो है वो c को असाइन हो जाता, d का वैल्यू इधर c को असाइन हो जाता। तो ये एक मेन डिफरेंशिएट होता है इक्वल टू के बारे में। ठीक है। बाद में अगर हम लोग बात करें हमारा अगला ऑपरेटर जो कि है नॉट इक्वल टू, तो सेम एग्जांपल जो अभी हम लोग ने लिया था, c इक्वल टू 7 और d इक्वल टू, अगर मैं अभी लूँ 6, बाद में अगर मैं करूँ c नॉट इक्वल टू d, मतलब ये क्या करता है, ये इक्वल टू वाले ऑपरेटर का उल्टा काम करता है। ये चेक करेगा कि क्या सी और डी दोनों का वैल्यू अलग है, अगर अलग होगा तो ये हम लोग को रिटर्न करे, तो ये हम लोग को रिटर्न करेगा ट्रू। ये नॉट आ गया, नॉट ये जो ऑपरेटर है ये उसका ऑपोजिट काम करवाता है। ठीक है। तो ये था हमारा नॉट इक्वल टू। बाद में अगर हम लोग बात करें हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में, तो इधर हम लोग अगर चेक करवाए क्या सी इज ग्रेटर देन डी, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा होगा ट्रू, यस, मतलब ये इस मतलब सी का वैल्यू इज ग्रेटर देन डी का वैल्यू। बाद में अगर हम लोग उल्टा चेक करवाए कि क्या सी का वैल्यू इज लेस देन डी का वैल्यू, तो ये रिटर्न करके देगा नो, मतलब फॉल्स, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6, नॉट 7 इज लेस देन, मतलब 7 इज नॉट लेस देन 6। बाद में अगर हम लोग चेक करवाए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अगर हम लोग इसको रफ करें, कलर चेंज करते हैं, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ये हम लोग को रिटर्न करके देगा ट्रू। जी हाँ, सी का जो वैल्यू है वो डी से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू है। मतलब ये कैसे चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, चेक ऐसे करता है कि क्या जो सी का वैल्यू है वो या तो डी से ग्रेटर होना चाहिए या तो डी से इक्वल होना चाहिए, तो रिटर्न करके देगा ट्रू। अगर इधर हम लोग डी का वैल्यू 6 ना रख के 7 भी करते, तो भी इसका वैल्यू जो होता वो ट्रू ही रिटर्न होता, मतलब यस इट इज, मतलब सी का वैल्यू है वो या तो डी से ग्रेटर है या तो डी के जितना है। अगर इधर हम लोग नॉर्मली मैथ्स में ना ग्रेटर देन इक्वल टू को ऐसे असाइन करते थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कोई भी ऑपरेटर होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन और जो इक्वल टू होता है वो उसको बाजू में अलग से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। और सेम ऐसे ही काम करेगा हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करेगा कि क्या, एक मिनट, हम्म, कि क्या सी का वैल्यू डी से लेस देन है कि, या तो मतलब या तो सी का वैल्यू डी से लेस होना चाहिए या तो दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो ये था हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब चलिए देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये भी एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज में आता है। तो अगर हम लोग बात करें लॉजिकल के अंदर और तीन टाइप के आते हैं हमारा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो इधर में अगर आप लोग को लिख के दिखाऊं, ए एंड बी, ये होता है लॉजिकल एंड, ए और बी।
ये होता है लॉजिकल और ए नॉट बी, ये होता है हमारा लॉजिकल नॉट। इसका अगर हम लोग कलर करें, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे कि हम मान लीजिए कि हम लोग ने एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया है कि ए के अंदर एक वैल्यू डाला और बी के अंदर एक वैल्यू डाला। इफ ए एंड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या ए और बी दोनों का वैल्यू जीरो से बड़ा है, तो इफ के अंदर मतलब हम लोग जो भी कंडीशन लिखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर वो जो है उसका काम परफॉर्म करेगा, मतलब वो वाला एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए कि इधर हम लोग ने ए के अंदर जो वैल्यू है वो डाला है 1, और बी के अंदर जो है वो हम लोग ने वैल्यू डाला है -1। तो ये हम लोग का फॉल्स, मतलब ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा कि लॉजिकल एंड के अंदर वो मतलब जो भी हम लोग कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों का मतलब ए और बी जब दोनों वो कंडीशन पे खरे उतरेंगे, जब दोनों वो कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग ने कंडीशन क्या दिया था कि ए और बी दोनों का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट इधर सिर्फ ए का ही वैल्यू वन से मतलब जीरो से बड़ा है, बी का वैल्यू जीरो से बड़ा नहीं है। तो मतलब वो उस मोमेंट पे उस टाइम पे वो वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर हम लोग एंड की जगह पे और लिखते कि क्या ए या तो बी दोनों में से कोई भी एक जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो तब उसके अंदर का ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता। क्यों? कि और में मतलब लॉजिकल और में दोनों में से कोई भी एक का कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए, और लॉजिकल एंड में दोनों का कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब एक मेन डिफरेंस ये है कि लॉजिकल एंड में दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और लॉजिकल और में दोनों में से अगर कोई भी एक भी सेटिस्फाई करे तो भी चलेगा, दोनों करे तो भी चलेगा, एक करे तो भी चलेगा, बट मिनिमम एक तो करना ही चाहिए। और लॉजिकल नॉट क्या करेगा? सबसे पहले इसको रफ करते हैं। लॉजिकल नॉट ये हम लोग जो भी लिखेंगे ना उसका उल्टा काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, मतलब हम लोग ने पिछले इसमें देखा था रिलेशनल में कि ये जो है वो इक्वल टू का ऑपोजिट उसका रिवर्स काम करेगा जब भी हम लोग नॉट लगाएंगे। तो वैसे ही सेम इधर भी लॉजिकल में हम लोग जब भी नॉट लगाएंगे ना वो उल्टा काम करेगा। अगर हम लोग लिखे कि ए और बी दोनों का वैल्यू जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तो नॉट क्या करेगा कि दोनों का वैल्यू जीरो से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब वो पूरा उसको उल्टा ही इमेजिन कर देगा। तभी हम लोग का मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि हमारा बिटवाइस ऑपरेटर, अलाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो फिलहाल के लिए आप लोग को बिटवाइस ऑपरेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है थोड़ा डिटेल मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, थोड़ा और ज़्यादा डीप में है। और क्योंकि ये हमारा बेसिक का कोर्स है, तो आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि बिटवाइस के अंदर और भी 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइस एंड बिटवाइस और बिटवाइस एक्सॉर बिटवाइस नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानिए। बाद में अगर हम लोग बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आप लोग को बताया था कि इधर हम लोग अगर ए इक्वल टू बी करें तो वो दोनों का वैल्यू को कंपेयर करता है। बट अगर हम लोग ए इक्वल टू बी करें तो वो बी का वैल्यू जो है ए को ट्रांसफर करेगा, मतलब बी का वैल्यू ए में भी आ जाएगा। तो वैसे ही ये कि तो ये वही ऑपरेटर है असाइनमेंट वाला। ठीक है, अगर हम लोग इधर लिखे ए इज इक्वल टू बी, और ऊपर हम लोग ने लिखा कि बी इक्वल टू 5, तो बी के अंदर भी 5 है, और बाद में ए के अंदर भी हम लोग के पास 5 का वैल्यू स्टोर होके आ जाएगा।
मतलब बेसिकली हम लोग के पास ए में भी 5 होगा और बी में भी 5 होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5। तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर, जो कि सिर्फ नॉर्मली काम करता है वैल्यू को असाइन करने का। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू। तो अगर मैं इधर लिखूं, सबसे पहले ऑपरेटर का ही लिख देते हैं, चलिए। ए प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब अगर हम लोग ने ऊपर डिफाइन किया है, ए का वैल्यू है हमारा 1 और बी का वैल्यू है हमारा 2। तो देखिए इधर क्या होगा, कलर येलो लेते थे। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने ए का वैल्यू 1 दिया और बी का वैल्यू जो है वो 2 दिया। अगर हम लोग करेंगे ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो मतलब क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 3। उसका मतलब ए का जो वैल्यू है, इधर ए का वैल्यू 1 से चेंज होके क्या हो जाएगा? 3। तो मतलब इससे क्या होगा ना, ए का वैल्यू ही चेंज हो गया। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, देखिए इधर ना भी ए का वैल्यू 1 से चेंज होके हो जाएगा 3। तो ऐसा काम करता है हमारा ए प्लस इक्वल टू, मतलब ए प्लस इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी प्लस इक्वल टू सी। अगर मैं इधर लिखता बी प्लस इक्वल टू सी, तो इसका काम क्या होता? मतलब इसका ये ऐसा काम करता, बी इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब बी प्लस इक्वल टू सी, मतलब बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो सेम इधर कैसा काम हो रहा है, देखिए। ए का वैल्यू हो रहा है 1 और बी का 2। मतलब सबसे पहले ए का वैल्यू था हमारा 1, बी का था 2। तो ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2, या तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो ए का वैल्यू चेंज होगा 1 से 3। तो ऐसा काम करता है हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। और माइनस इक्वल टू कैसे रहेगा? सेम ऐसे ही, ए माइनस इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल टू ए माइनस बी। बाद में ए मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू मॉड्यूल ऑपरेटर, मतलब मॉड्यूल इक्वल टू सेम ही काम करते हैं जैसे प्लस इक्वल टू काम करते हैं। बाद में अगर हम लोग बात करें हमारा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ना, ये एक बहुत बोल सकते हो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। ये जो है वो इफ एल्स को ही रिप्लेस कर देता है। मतलब ये इफ एल्स का छोटा भाई बोल सकते हो आप लोग, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये भी हम लोग इफ एल्स के वक्त ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब आज हम लोग ने क्या देखा? आज हम लोग ने 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स देखे। सबसे पहला था यूनरी, बाद में था अरिथमेटिक, बाद में था रिलेशनल, बाद में लॉजिकल, बाद में बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी। थैंक यू। तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होता है हमारा इफ एल्स। तो अब तक जो भी हम लोग ने बेसिक प्रोग्राम देखे, तो वो कैसे होते हैं कि मान लीजिए कि आप लोग ने 10 लाइन ऑफ कोड लिखा है एक प्रोग्राम में। तो वो 10 के 10 सारे कोड, मतलब सारे लाइन एग्जीक्यूट हो गए, बट हम लोग को चाहिए कि वो 10 में से कोई भी 8 ही एग्जीक्यूट हो, बाकी ये 2 एग्जीक्यूट ना हो। तो तभी हम लोग यूज करते हैं हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का, यानी कि इफ एल्स का। मान लीजिए कि इधर जो है, मैं टेक्स्ट को ऑन कर देता हूँ। हाँ, इधर ए के अंदर वैल्यू है 5 और बी के अंदर वैल्यू है 7।
इसका फॉन्ट नॉर्मल कर देते हैं। हाँ ये रख लेते हैं। तो ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 7। बाद में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हम लोग को क्या प्रोग्राम करना है कि हम लोग को चेक करना है कि ए और बी में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन, if ए ग्रेटर देन बी, तो एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। इसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, उसका वैल्यू मतलब सी आउट है, एल्स सी आउट बी। मतलब अगर इधर आप लोग देखें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग ने ए को एक वैल्यू असाइन किया और बी को एक वैल्यू असाइन किया। बाद में हम लोग इधर चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से ग्रेटर है, तो मतलब क्या 5 is 7। इधर जो है ये हमारा कंडीशन चेक होगा, इफ 5 greater than 7। अच्छे से लिखते हैं। तो ये जो है ये डेफिनेटली रॉन्ग है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला जो है ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्ट इधर जंप कर देगा। एल्स ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये वाला ये वाला जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब सी आउट बी मतलब क्या, सी आउट मतलब प्रिंट, मतलब जो बी का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब हमारे आउटपुट पे हमारे डिस्प्ले पे आएगा 7। एक बार फिर से वापस से मैं इसका जो है पूरा एग्जीक्यूशन आप लोग को अच्छे से वापस से समझाता हूँ। सबसे पहले तो 5 असाइन होगा ए को और 7 असाइन होगा बी को। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब इधर चेक होगा कि क्या 5 greater than 7, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारा फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसके कारण ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड ये पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ये डायरेक्ट चला जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, मतलब एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड में। ये जो ना दोस्तों ये ब्रैकेट ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट ना होके डायरेक्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो इधर जंप हो जाएगा, तो जो हमारा बी का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा नॉर्मल इफ एल्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा आप लोग बोल सकते हो कि इफ एल्स लैडर क्या होता है, ठीक है। इफ एल्स लैडर जो मतलब उसके अंदर हम लोग मल्टीपल मल्टीपल इफ एल्स ऐड करते हैं, मतलब सिर्फ इफ और एल्स नहीं होगा बल्कि इफ एल्स होगा। उसका मतलब क्या है, एक नया और एक नया आप लोग बोल सकते हो कीवर्ड ऐड होगा एल्स इफ नाम का। तो उसका वर्किंग समझने के लिए एक हम लोग ये एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं सी इज इक्वल टू 9। बाद में हम लोग इधर क्या चेक करेंगे, देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स सी आउट सी। तो अब पेज चले देखते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्राम का वर्किंग कैसे होगा। सबसे पहले ए का वैल्यू सॉरी ए इनिशियलाइज होगा 5 से, बी 7 से और सी 9 से। बाद में इधर हम लोग ने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है दोस्तों, एंड। ये ऑपरेटर किधर आता था, हम लोग ने इधर पहले पढ़ा था,
अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो देखिए एंड एंड आता था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग ने पढ़ा था कि एंड एंड जो है वो कभी एग्जीक्यूट होता है जब भी दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो। तो इधर वो दोनों कंडीशन क्या है? इधर वो कंडीशन है कि क्या ए बी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर है। मतलब क्या ए जो है वो बी और सी दोनों से ग्रेटर होगा, तभी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। वरना इधर देखिए, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो इधर ए जो है वो एक नहीं बल्कि दोनों से स्मॉल है। मतलब ये तो मतलब ये एग्जीक्यूट हो इसकी तो बात ही नहीं होती। तो ये तो सबसे पहले एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बाद में डायरेक्ट जंप करेगा हमारा प्रोग्राम इस पे। इधर चेक करेगा कि क्या बी सी से ग्रेटर है, मतलब क्या 7 9 से ग्रेटर है। और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि 7 इज लेस देन 9। तो वापिस बाद में जो प्रोग्राम है वो इधर आके जंप करेगा और एल्स का पार्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब सी का वैल्यू जो 9 है वो प्रिंट कर देगा हमारा आउटपुट में। तो ये ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, इधर हम लोग ने सबसे पहले चेक किया कि क्या ए बी और सी दोनों से ग्रेटर है क्या। मतलब ए तो ग्रेटर है ही नहीं, तो बचा बी और सी दो वेरिएबल। बाद में हम लोग को चेक करने का बचा कि बी और सी में से कौन सा ग्रेटर है। अगर मैं इधर कलर चेंज करके समझाऊँ तो देखिए, अभी हम लोग को समझना होगा कि बी और सी में से कौन सा ग्रेटर है। अगर मतलब ये कंडीशन से हम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर बी सी से स्मॉलर है तो ये कंडीशन पे एग्जीक्यूट ना होकर डायरेक्ट एल्स वाले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इधर हम लोग अपना वैल्यू जो चेंज कर दे, बी का जो वैल्यू है वो कर दे 9 और सी का जो वैल्यू है वो कर दे 7, तो क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग मिटाते हैं, बाद में इसको देखते हैं। देखिए, ए दोनों से लेस है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाद में प्रोग्राम आएगा हमारा इस कंडीशन के ऊपर, ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या बी सी से ग्रेटर है, मतलब क्या 9 इज ग्रेटर देन 7। हाँ, तो ये जो है ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब लाइन ऑफ कोड पर्टिकुलर एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर असल में देखा जाए तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितने भी लाइन लिखे होते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि सी आउट बी के पहले मैंने और एक लाइन लिखी है कि सी आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज। अगर मैं इधर लिखूं सी आउट के पहले और एक सी आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज, इसको करते हैं रफ। तो देखिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस में हमारा बी जो है वो सी से ग्रेटर है, तो ये जो है ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब सबसे पहले प्रिंट होगा द ग्रेटेस्ट नंबर इज, बाद में प्रिंट होगा हमारा बी, बी का वैल्यू मतलब जो कि है 9। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला जो है अगर कलर चेंज करें, ये वाला जो है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, डायरेक्ट इधर से प्रोग्राम के एंड पे जो है वो हमारा जो हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। मतलब क्या दोस्तों, मतलब ये कि जैसे ही हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया वो तुरंत ही प्रोग्राम एंड कर देगा। तो ये था हमारा इफ एल्स लैडर का। और एक आता है जो कि होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। तो वो थोड़ा सा डीप में चला जाएगा, तो वो हम लोग सीखेंगे अपने अगले कोर्स के अंदर, जिधर हम लोग पूरा सी प्लस प्लस एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि ये हमारे इंट्रोडक्शन का कोर्स है तो इसके अंदर सिर्फ आप लोग अब तक इतना समझिए कि बेसिक इफ एल्स कैसे काम करता है और जो कि ये इफ एल्स लैडर कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लूप्स इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स होता क्या है, बाद में समझते हैं कि लूप्स का यूज हम लोग सी प्लस प्लस में करते क्यों हैं। तो लूप्स क्या होता है? मान लीजिए कि आपको प्रिंट करना है हेलो माई नेम इज एक्स वाई जेड, हेलो माई नेम इज एक्स वाई जेड, ये आपको टोटल 50 बार प्रिंट करना है। तो आप लोग ये 50 बार मतलब
इंडिविजुअली सी आउट करके 50 बार टोटल ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन आप लोग टोटल 50 बार तो नहीं लिखेंगे ना। तो मतलब इसी टाइम पे यूज आता है हमारे लूप्स। मतलब लूप्स बेसिकली रिपीटेड टास्क को करवाने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। तो लूप्स के ना बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, पहला टाइप ऑफ लूप होता है फोर लूप। बाद में लिखते हैं, एक मिनट। इधर लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है हमारा फोर लूप। दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप, एफ स्मॉल आता है। और तीसरा होता है हमारा डू व्हाइल लूप। ठीक है। तो फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये तीनों का जो काम होता है, जो यूज होता है, वर्किंग, वो तीनों का सेम है। सॉरी, वर्किंग थोड़ा सा अलग है, बट जो तीनों का यूज है और तीनों का यूज नहीं पूरा सेम है। बट जो वर्किंग है वो थोड़ा सा हल्का सा अलग है। तो बेसिकली ये तीन अलग 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 लूप्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसके यूसेज की मदद से, मतलब इसके यूसेज की वजह से। तो तीनों काम, मतलब तीनों लूप एक ही काम करता है, हमारे टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। बट जो है वो तीनों का सिंटेक्स अलग अलग है, जिसकी वजह से तीनों का वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो फोर और वाइल लूप है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डू वाइल लूप थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। अगर हम लोग बात करें फोर लूप के बारे में, तो फोर लूप में देखिए, हम लोग इसे लिखते हैं फोर लूप को। फोर, बाद में पेरेंथेसिस, बाद में सबसे पहले आएगा हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट, बाद में आएगा हमारा कंडीशन का स्टेटमेंट, बाद में आएगा हमारा इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट। बाद में हमारा लूप ओपन होगा, हम लोग को जो भी एग्जीक्यूट करवाना है वो लिखेंगे। ठीक है। और ये था हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स खत्म। तो इसका वर्किंग समझने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो टाइप है, फोर वाइल डू वाइल, तीनों का पहले सिंटेक्स लिख देते हैं। बाद में बारी बारी से आराम से अच्छे से इसका जो है वो वर्किंग समझते हैं। और लास्ट में समझेंगे कि मतलब उसकी वर्किंग की वजह से तीनों का जो यूज है वो अलग अलग होता है। अगर हम लोग बात करें हमारे वाइल लूप के बारे में, तो वाइल लूप में ना हम ऐसे लिखते हैं, देखिए वाइल, इधर करेंगे इनिशियलाइजेशन, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी इधर इनिशियल कंडीशन आता है। इनिशियलाइजेशन जो होता है इसमें सबसे ऊपर आता है टॉप पे, इधर आएगा हमारा इनिशियलाइजेशन, इधर आएगा व्हाइल कंडीशन, इधर आएगा जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है, और बाद में इधर होगा हमारा इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, और होगा हमारा लूप एंड। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, मिनट। हम्म। बाद में हमारा डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स आता है। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा व्हाइल लूप से मिलता जुलता है। इसको लिखते हैं इनिशियलाइजेशन डू, जो भी काम एग्जीक्यूट करवाना होगा वो लिखेंगे। बाद में हम लोग जो इधर इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करेंगे, लूप होगा एंड बाद में इधर आएगा हमारा कंडीशन।
तो देखा आपने, ये है हमारा तीनों लूप का सिंटेक्स। तो इसके मतलब ये तीनों को देख के आप लोग को क्या बेसिक डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों जो है वो एक ही लाइन में लिखा जाता है। व्हाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, बाद में कंडीशन, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप का जो ऑर्डर है, पहले इनिशियलाइजेशन लिखने का, बाद में कंडीशन, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो व्हाइल लूप में भी सेम है। पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन लिखेंगे, बाद में कंडीशन, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट जो लिखने का तरीका है, जो उसका ढंग है, जो सिंटेक्स है, वो अलग है। सबसे इनिशियलाइजेशन एकदम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद अदर कंडीशन लिखेंगे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो ये लूप के अंदर लिखेंगे। बाद में अगर हम लोग बात करें डू व्हाइल लूप का, तो डू व्हाइल लूप में देखिए सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है व्हाइल लूप की तरह, बाद में डू आता है, जो उसके अंदर हम लोग जो भी एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं वो होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इधर कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देते हैं। इधर ये जो कंडीशन है ये एकदम आखिर में होगा, लास्ट में होगा, ठीक है, ये होगा एकदम लास्ट में। तो अभी चले सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप का एग्जीक्यूशन, उसका वर्किंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो इधर सबसे पहले होगा हमारा इनिशियलाइजेशन, बाद में ये जाएगा हमारे कंडीशन पे, इधर मैं नंबर लिखते जाता हूँ। सबसे पहले होगा हमारा इनिशियलाइजेशन, बाद में कंडीशन, बाद में ये लूप एग्जीक्यूट होगा, बाद में हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, बाद में वापस से हमारा कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप लोग इसका जो ऑर्डर है वो याद रखना, सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और बाद में ये लूप एग्जीक्यूट, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बाद में वापस से जो है हमारा कंडीशन चेक होगा। मतलब इसमें मतलब फॉर लूप में जो है इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, तीनों लूप में चाहे फॉर वाइल हो डू वाइल हो, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, बाद में उसका कुछ यूज है ही नहीं। बाद में अगर हम लोग बात करें व्हाइल लूप के बारे में, तो सबसे पहले होगा हमारा इनिशियलाइजेशन, बाद में चेक होगा हमारा कंडीशन, बाद में एग्जीक्यूट होगा हमारा एग्जीक्यूट होगा हमारा लूप, बाद में हमारा होगा हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इधर आप लोग क्लियरली देख सकते हो फॉर लूप में ना एक एक खिचड़ी जैसा बन रहा था, पहले फर्स्ट, बाद में सेकंड, बाद में तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा उससे भी ऊपर। बट व्हाइल लूप में ना जैसे उसका वर्किंग है वैसा ही उसका ऑर्डर है, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट, सेकंड लाइन में सेकंड, थर्ड लाइन में थर्ड, और फोर्थ लाइन में फोर्थ। बाद में डू व्हाइल में सबसे पहले होगा हमारा इनिशियलाइजेशन, बाद में होगा हमारा जो है लूप का बॉडी एग्जीक्यूशन, बाद में होगा, एक मिनट, हम्म, बाद में होगा हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और एकदम लास्ट में जो है हमारा कंडीशन चेक होगा। तो ये चारों स्टेप अलग अलग ढंग से अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये आप लोग सबसे पहले कहीं पे लिख के रखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तीनों का जो है हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे। अगर मैं इधर लिखूं, इसका साइज सबसे पहले कर देते हैं 18। हम्म, फोर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। बाद में लूप के अंदर मुझे लिखना है हेलो, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम एंड। बाद में इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू 1, बाद में वाइल, एक मिनट, बाद में कंडीशन लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल टू 5, बाद में सी आउट, हेलो, सॉरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, और अब इसका टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम।
इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं। इसका प्रोग्राम मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। डू तो सेल इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 5, सॉरी 1। डू सी आउट हेलो, बाद में आई प्लस प्लस, बाद में आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। इधर सेमीकोलन और इधर भी जो है हमारा सेमीकोलन आएगा। तो अब चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से इसका एग्जैक्ट वर्किंग कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कि हम लोग 5 बार हेलो प्रिंट करवाएंगे। ये तीनों प्रोग्राम एक ही काम करेगा और सेम आउटपुट देगा, बट उसका जो वर्किंग है वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें फोर लूप के बारे में, फोर लूप में आई का वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज होगा 1। बाद में कंडीशन में जाके चेक होगा कि क्या 1 इज लेस देन 5। हाँ, 1 इज लेस देन 5। तो ये वाला कंडीशन, मतलब ये वाला जो लाइन है प्रोग्राम का, वो एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा हेलो। बाद में जैसे हम लोग ने इधर देखा था, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, बाद में कंडीशन, बाद में लूप एग्जीक्यूट, बाद में होगा हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब बाद में होगा हमारा आई का वैल्यू 1 से चेंज होके होगा 2। बाद में वापस से हो जाएगा कंडीशन पे, जैसे हम लोग ने इधर देखा था। तो 2 इज लेस देन 5। हाँ, तो वापस से दूसरी बार प्रिंट होगा हेलो। ये स्लैशन क्या करता है, स्लैशन मतलब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का वो प्रिंट करता है। मतलब इधर इसमें क्या होगा ना, हर एक नए मतलब जो भी हम लोग 5 बार प्रिंट करवाएंगे, 50 बार प्रिंट करवाएंगे, वो हर एक नए लाइन में प्रिंट होगा। अगर इधर हम लोग स्लैशन हटा दे तो वो एक ही लाइन पे प्रिंट होता जाएगा। अगर हम लोग को चाहिए कि वो ईच न्यू इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो, तो हम लोग स्लैशन आगे लगाते हैं। बाद में ऐसे करते करते टोटल 5 बार ये जो है प्रिंट होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाइल लूप का वर्किंग, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम लोग करते हैं इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग ने इधर किया है आई इज इक्वल टू 1। बाद में सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, बाद में इधर कंडीशन चेक होगा कि क्या 1 इज लेस देन 5। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये लूप के अंदर का जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब प्रिंट होगा हेलो। एक बार प्रिंट हो गया, बाद में आई का वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होके होगा 2। बाद में वापस से जो है वो इसमें जाएगा कंडीशन पे। बाद में वो चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन 5। तो ऐसे करते करते व्हाइल लूप में भी 5 बार जो है वो हेलो प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स। बट चलिए अभी देखते हैं हमारे डू व्हाइल लूप में क्या होता है। क्योंकि डू व्हाइल लूप में इधर कंडीशन जो है वो एकदम लास्ट में एग्जीक्यूट होता है ना, तो क्या होगा कि अगर हम लोग का जो सबसे पहला इनिशियलाइजेशन होगा वो रॉन्ग भी होगा ना, फिर भी वो एक बार तो प्रिंट हो ही जाएगा। वो क्यों, वो मैं आपको 2 मिनट के बाद बताता हूँ। सबसे पहले फोर और वाइल लूप के द्वारा इसका जो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आई का वैल्यू इनिशियलाइज होगा 1। बाद में डू वाइल खुलेगा और इसको एक्सटेंड करते हैं। हाँ, बाद में डू जो लूप है वो खुलेगा, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा। बाद में प्रिंट होगा हेलो। बाद में आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 से इंक्रीमेंट होके होगा 2। बाद में चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन 5। 2 इज लेस देन 5 तो वापिस से ये प्रिंट करेगा हेलो। बाद में इंक्रीमेंट होगा, हो गया 3। 3 इज लेस देन 5 वापिस से प्रिंट करेगा हेलो। तो ऐसे करते करते ये भी हमारा जो है वो 5 बार प्रिंट कर देगा हेलो। तो अगर मैं इधर आई का जो इनिशियलाइजेशन है वो 7 कर दूं, तो देखिए आई का वैल्यू क्या है 7, बट हम लोग ने कंडीशन क्या डाला है कि 7 इज लेस देन और इक्वल टू 5। क्या 7 5 से कम है? नो, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर हम लोग फोर और वाइल लूप में ये कंडीशन लिखते हैं, इधर मैं लिखता आई इज इक्वल टू 7
इधर भी अगर मैं लिखता i इक्वल टू 7, तो देखिए फॉर लूप में सबसे पहले i इज इक्वल टू 7, 7 इज लेस देन 5, नो, तो ये एक भी बार एग्जीक्यूट ही नहीं होता। वाइल लूप में भी सेम, i इज इक्वल टू 7, 7 इज लेस देन 5, नो, तो ये, तो मतलब वाइल लूप में भी ये एक भी बार एग्जीक्यूट होता ही नहीं। बट क्योंकि हम लोग ने इधर डू वाइल यूज किया है, तो देखिए डू वाइल में क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा i का वैल्यू 7, बाद में जो है वो डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, सी आउट मतलब प्रिंट होगा हेलो, बाद में i का वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगा, मतलब 7 से हो जाएगा i का वैल्यू 8, बाद में चेक करेगा कि क्या 8 इज लेस देन 5, तो तभी मतलब जब दूसरी बार i की बारी आएगी, मतलब जब i का दूसरा वैल्यू होगा, तब वो ये इसका कंडीशन चेक होगा, ये कंपाइलर इसका कंडीशन चेक करेगा और तभी से ये पूरा डिवाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट पहली बार जब एक भी कंडीशन का चेकिंग हुआ ही नहीं था, मतलब चेकिंग ही नहीं हुआ था, तो आतंकवाद तो इजीली घुस ही जाएंगे। मान लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर पे आर्मी ही नहीं है, तो आतंकवाद तो मतलब टेररिस्ट तो इजीली इंडिया में एंटर कर ही जाएंगे ना। तो वैसे ही सेम इधर i का वैल्यू 7 तो हम लोग ने डाल दिया, बट हम लोग ने इधर मतलब डू व्हाइल लूप के सिंटेक्स से ऐसा है कि हम लोग ने इधर जो है वो i का कंडीशन ही चेक नहीं किया, तो वो एक बार तो इंडिया में घुस जाएगा, एक बार तो ये पूरा एग्जीक्यूट कर ही जाएगा। पर बाद में जब इंडिया की आर्मी आ जाएगी, जब इसका कंडीशन चेक होगा, तब से जो है वो टेररिस्ट एंटर नहीं करेंगे, तब से जो है ये वाला पूरा डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट तब तक तो एक बार, मतलब एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। और इधर एक मेरी सिली मिस्टेक है, इधर आएगा वाइल, ठीक है, और ये बड़ा जो है वो ब्रैकेट में आएगा, डू व्हाइल लूप है ना इसलिए। तो ये था हमारा 3 लूप आज का, जिधर हम लोग ने डिटेल में देखा अबाउट फॉर, वाइल और डू व्हाइल लूप, उसका सिंटेक्स कैसे होता है और उसका इंडिविजुअली वर्किंग कैसे होता है विथ वन एग्जांपल। थैंक यू।